हे गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। दिस इज योर एजुकेटर पूजा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। गाइस, हम पूरी पीरियोडिक टेबल एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते पीरियोडिक टेबल की एक सीरीज लाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक एक साइंटिस्ट की पीरियोडिक टेबल को अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को समझने वाले हैं कि किस तरीके से एटम्स की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से उनको अरेंज किया गया, किस तरीके से साइंटिस्ट ने किन किन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है गाइज, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हमें कितने एलिमेंट्स नॉन है। उसके अंदर हमें 118 यानी कि 118 एलिमेंट हमें डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है गाइज, लेकिन ये जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ये 118 एलिमेंट एक ही दिन में डिस्कवर नहीं हुए थे। 118 एलिमेंट को डिस्कवर करने में गाइज बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत है, बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च है। ठीक है, तो जिसके अंदर पहला अटेम्प्ट किसने किया, पहली बार ट्राई किसने किया था कि पीरियोडिक टेबल एक बनाई जाए, एटम्स को इस तरीके से रीअरेंज किया जाए, ये सारी थॉट कहाँ से आई थी? ये सारी थॉट आई एक जर्मन साइंटिस्ट डॉबरनियर से। डॉबरनियर ने क्या किया, साइंटिस्ट डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करके एक ट्राइड के रूप में उसको कन्वर्ट किया, एक ट्राइड के रूप में उसे बनाया, और उस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की एक कोशिश की थी। ठीक है गाइस, अब आप सोचते होंगे ना कि आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने बनाई? हेनरी मोजले ने बनाई। तो उसके अंदर गाइस सारा क्रेडिट हम हेनरी मोजले को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हेनरी मोजले को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से उन्हें एलिमेंट्स के बारे में पता चला, उन्हें कैसे पता चला कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज भी किया जाता है, इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है। हेनरी मोजले को ये सारी चीजें कहाँ से पता चली गाइस? मेंडलीव से, और मेंडलीव को न्यूलैंड से, और न्यूलैंड को डॉबरनियर से। इस तरीके से गाइस के पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत किसने की? वो शुरुआत की डॉबरनियर ने। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट दिया जाता है ना, वो फर्स्टली किसको दिया जाता है? वो पहली बार दिया जाता है डॉबरनियर को। अच्छा, अब आपको डॉबरनियर से रिलेटेड आपको दो सन याद रखने हैं। पहला 1817 1817, और दूसरा 1829 1829। अब ये दो सन आप लोगों को क्यों याद रखने हैं? क्योंकि जो डॉबरनियर ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, वो उन्होंने कब बना दी थी? वो उन्होंने बना दी थी 1817 में। ठीक है, लेकिन उनकी पब्लिश कब हुई थी? उनकी पब्लिश हुई थी 1829 में। ठीक है गाइस, जब भी साइंटिस्ट कोई रिसर्च करते हैं, कोई इस तरीके से बनाते हैं ना टेबल, तो उनको क्या करना पड़ता है? उसको पब्लिश भी करवाना पड़ता है। तो जो पब्लिशिंग हुई थी ना पीरियोडिक टेबल की, वो कौन से सन में हुई? वो हुई थी 1829 में। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल बनी थी ना, वो 1817 के अंदर उनकी पीरियोडिक टेबल तैयार हो चुकी थी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम पढ़ते हैं डॉबरनियर की पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये रहा डॉबरनियर ट्राइड। ठीक है गाइस, डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया था? डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक ट्राइड की फॉर्म में। उन्होंने क्या बनाए थे? उन्होंने ट्राइड बनाए थे। कितने ट्राइड उन्होंने बनाए थे? उन्होंने बनाए थे 5 ट्राइड। ठीक है गाइस, जिसमें से क्या उनके 4 ट्राइड जो थे वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट थे, जबकि 5वां ट्राइड जो उनका था ना, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मैच नहीं कर रही थी जिनके अकॉर्डिंग वो बाकी 4 ट्राइड्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर पा रहे थे। इसीलिए वहां पर उनकी लिमिटेशंस आ जाती है और उनकी पीरियोडिक टेबल को वहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत आ जाती है, जिसको मॉडिफाई बाद में जाके कौन करते हैं? उसको मॉडिफाई करते हैं साइंटिस्ट न्यूलैंड। न्यूलैंड किस फॉर्म में उसको करते हैं? वो उसको ऑक्टेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। इस क्लास में हम कितना पढ़ेंगे? इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे डॉबरनियर के ट्रायड्स के बारे में, कि उन्होंने किस तरीके से ट्रायड्स को बनाया था और किस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मैच किया था। तो चलिए गाइस देखते हैं। जॉन वॉल्फगैंग डॉबरनियर, ए जर्मन साइंटिस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन 1829। अब यहाँ पे 1829 क्यों बोला जा रहा है गाइस? क्योंकि जो डॉबरनियर थे उनकी पीरियोडिक टेबल 1829 के अंदर क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, डॉबरनियर ने पहली बार अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को अरेंज करने का, उनके ट्रायड्स के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करने का। तो देखते हैं उनका पहला ट्रायड क्या था। ये उनके कुछ ट्रायड्स थे। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग थे। मतलब कि एक ट्रायड के अंदर जो 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स उन्होंने लिए थे ना, उनकी क्या थी? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती थी।
अगर हम इनके एटॉमिक वेट की बात करें कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अरेंज किए गए थे, तो एटॉमिक वेट के रूप में किस तरीके से गाइस थे ये, कि यहाँ पे लिथियम, अगर यहाँ पे हम लिथियम देखते हैं तो लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है और उसका जो एवरेज वेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा सोडियम के मास के इक्वल। इस तरीके से उन्होंने ट्रायड्स के फॉर्म में इनके मास को अरेंज किया था। चलिए देखते हैं इनका पहला ट्रायड। पहला ट्रायड किसकी तरफ, किस ग्रुप का इन्होंने बनाया था? पहला ट्रायड जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था एल्कली मेटल ग्रुप का, जो कि क्या होता है गाइस, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला ग्रुप होता है। ठीक है, पहले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अपना पहला ट्रायड बनाया। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिए गए थे? उसके अंदर इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट्स को इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, इन तीनों एलिमेंट्स की इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच किया कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, वो काफी हद तक सिमिलर थी। इन तीनों को इन्होंने ट्रायड के रूप में फॉर्म किया। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज मैच करती थी गाइज, कि जो तीनों ही एलिमेंट थे वो तीनों ही एलिमेंट क्या थे, मेटल थे। All of them react with water to form alkalis and hydrogen gas. ये तीनों ही क्या करते हैं, तीनों ही पानी के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज मेटल बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। All of them have a valency of 1. इन तीनों के पास कितनी वैलेंसी है, 1। वैलेंसी के बारे में हम इन डिटेल पीरियोडिक टेबल खत्म होने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि तब वो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वैलेंसी क्या होती है, कि एक एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, उस पावर को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है गाइस, तो एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, एल्कली मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी, 1। अगर इनके चार्ज की बात की जाए तो जो डोनर होंगे ना उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इनके ऊपर कितना चार्ज आता है गाइस, +1, +1 चार्ज इनके ऊपर आता है। ठीक है, देखते हैं इनका ट्रायड किस तरीके से इन्होंने बनाया था। इसका ट्रायड इन्होंने बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो उसके अंदर भी एटम इसी तरीके से अरेंज किए गए हैं, क्योंकि जो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी ना उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ से उठाई गई थी, कि मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गाइस मान लीजिए ग्रुप बनाया गया उसके अंदर पहला ग्रुप, तो उसके अंदर इन्होंने ये चीज तो देखी थी ना कि डॉबरनियर ने किस तरीके से अरेंज किया था। डॉबरनियर ने उनको अरेंज किया था उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। ठीक है गाइस, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले के द्वारा बनाई गई थी तो उसके अंदर भी ये चीज तो एग्री कर रहे थे ना इस चीज से, तो वो कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो तो मैच करनी ही चाहिए। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब स्टडी करोगे तो ये चीज आप देखोगे कि उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या कर रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी मैच कर रही है, और कहीं ना कहीं उनके एटॉमिक मास के अंदर भी रिलेशन पाया जा रहा है। तो इस तरीके से डॉबरनियर ने भी उनको अरेंज किया था, लेकिन आगे जाके कुछ लिमिटेशंस की वजह से उनकी थ्योरी फेल हो चुकी थी। नेक्स्ट ट्रायड इन्होंने किसका बनाया था, नेक्स्ट इन्होंने बनाया एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे सेकंड ग्रुप्स के एलिमेंट। ठीक है गाइस, जो सेकंड ग्रुप में हमारे एलिमेंट होंगे ना वो होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट उठाए, इन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनका क्या किया, इन तीनों एलिमेंट्स का इन्होंने क्या बनाया, ट्रायड बनाया। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज मैच की, ऑल ऑफ दीज आर मेटल। ये क्या होंगे, ये मेटल होंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्कलाइन इन नेचर। इनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, नेचर में एल्कलाइन नेचर शो करेंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। ये 2 वैलेंसी शो करेंगे गाइस। मतलब क्या, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं लूज करने के लिए, इनके पास लूज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार्ज कितना शो करेंगे, ये +2 +2 चार्ज ये तीनों एलिमेंट शो करेंगे। इनका ट्रायड देखिए, इनका ट्रायड बनेगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब देखिए जो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है, अगर उसको हम ऐड करके उसका एवरेज निकालें तो किसके इक्वल आएगा, वो स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल आएगा। अगेन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इनका एटॉमिक मास ये निकाल रहे हैं ना, एवरेज एटॉमिक मास, ये एकदम ये नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट मैच करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, तो दैट नॉट मच मैटर, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है गाइस, अगर पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो वो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा ना तो वहां लिमिटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं इनका थर्ड ट्रायड कि डॉबरनियर ने अपना तीसरा ट्रायड किस तरीके से दिया। तीसरा ट्रायड इन्होंने दिया अपना हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप में इन्होंने कौन कौन से एटम्स लिए, हैलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा गाइस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप होगा ना वो ग्रुप होगा हैलोजन ग्रुप।
हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट लिए? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन 3 एलिमेंट्स का इन्होंने अपना अगला ट्रायड बनाया, जिसके अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज थी? ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स, all these elements react with water to form acids and all these elements have a valency of 1, they are monovalent। ये monovalent होंगे गाइस। अब आपने देखा कि जो एल्कलाई मेटल्स थे ना, उनके अंदर भी वैलेंसी कितनी थी? 1, और हेलोजन ग्रुप में भी वैलेंसी कितनी है? 1। लेकिन जो एल्कली मेटल्स थे ना गाइस, वो क्या कर रहे थे? वो एक डोनर के रूप में काम कर रहे थे। मतलब क्या? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, जबकि हेलोजन ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, वो लूज नहीं करेंगे। तो ये कौन सा चार्ज शो करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। अब चार्ज किस तरीके से शो किया जाता है, ये चीज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टाइम पे बताऊंगी, तो वहां ये चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो एल्कली मेटल्स वैलेंसी शो कर रहे थे 1 की, वो क्या था? वो उनकी कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। लेकिन जो हेलोजन ग्रुप 1 वैलेंसी शो कर रहा है, वो क्या है? वो उनकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दे नहीं सकते अपना। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हो। अब देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होगा, उसका एवरेज कितना आएगा? उसका एवरेज आएगा ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल, अप्रोक्स इक्वल आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू का कुछ यहाँ पे है नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ही आनी चाहिए, पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ट्रायड बनाया ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली कौन सी होगी? जो ऑक्सीजन जिसके अंदर पहले नंबर पे होगा ना, वो होगी ऑक्सीजन फैमिली। दैट इज 16th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। द 3 एलिमेंट्स सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे कॉन्स्टिट्यूट एट अनदर डॉबरनियर्स ट्रायड। ये क्या था? डॉबरनियर का 4th ट्रायड था, जो कि लास्ट सक्सेसफुल ट्रायड था, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो 5वां ट्रायड था ना, वो क्या था? वो फेल हो चुका था, उसके अंदर काफी सारी लिमिटेशंस आ चुकी थी। तो जो ऑक्सीजन फैमिली वाला ट्रायड था, वो क्या था? वो इनका लास्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट ट्रायड था। ठीक है, बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑक्सीजन। इस ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिए गए? सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। अब इनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से मैच की गई? तीनों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, और ये 2 वैलेंसी शो करते हैं। अगेन एल्कलाइन अर्थ मेटल भी 2 वैलेंसी शो कर रहे थे, बट दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट इन ऑक्सीजन फैमिली इट इज कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइज, ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे। तो इनकी कितनी वैलेंसी शो होगी? इनकी वैलेंसी शो होगी 2, और इन पे चार्ज कितना शो होगा? -2। देखिए इनका ट्रायड अगर हम देखें तो सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। जो सल्फर और टेलुरियम का एटॉमिक मास होगा, उसका एवरेज कितना आएगा? उसका एवरेज आएगा सेलेनियम के मास के इक्वल, अप्रोक्स वैल्यू देगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th ट्रायड, जिसके अंदर क्या आ चुकी थी? जिसके अंदर आ चुकी थी लिमिटेशंस। अब यहाँ पे बात आती है कि जो डॉबरनियर ने ट्रायड्स दिए, उन्होंने एक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल उन्होंने अपने तरीके से एक बनाई, वो फेल कैसे हुई? वो फेल कैसे हुई गाइस? कि उसके अंदर लिमिटेशंस आ गई। क्या लिमिटेशंस आई? इन्होंने किस तरीके से अरेंज किए थे अपने ट्रायड्स? इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अरेंज किए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैच कर रही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा था? नेक्स्ट उन्होंने देखा था कि पहला और तीसरा एलिमेंट होगा, उसके मास का जो एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा, मतलब अप्रोक्स इक्वल आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये उन्होंने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने ट्रायड्स को बनाया था, जो कि इनके 4 ट्रायड सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो चुके थे। लेकिन जब इन्होंने अपना 5th ट्रायड दिया, तो इसके अंदर क्या दिक्कत आई? इसके अंदर आई कि जो मिडल एलिमेंट था फॉस्फोरस, इन्होंने कौन कौन से 3 एलिमेंट लिए? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और आर्सेनिक। अब क्या हुआ गाइस? नाइट्रोजन और आर्सेनिक पहले और तीसरे नंबर पे थे। इन दोनों के मास का अगर एवरेज निकाला जाए तो क्या आएगा? वो आएगा 44.45। लेकिन फॉस्फोरस का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना होता है? वो होता है 31। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका था, जो कि उसकी बाकी 4 ट्रायड की प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे डॉबरनियर के द्वारा बताए गए रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, उनकी ट्रिक्स यहाँ पे लगी नहीं रही। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आता है डॉबरनियर का फेलियर। तो यहाँ पे डॉबरनियर के ट्रायड क्या हो जाते हैं? खत्म। ठीक है गाइज, तो डॉबरनियर के ट्रायड खत्म होने के बाद कौन आता है? डॉबरनियर के ट्रायड खत्म होने के बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं, न्यूलैंड, जो क्या देते हैं? जो देते हैं अपने ऑक्टेव।
जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सिंपल रख रहे हैं चीजों को ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से डॉबरनियर ने पहला अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल को, और कितने एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए और कहां पर उनकी लिमिटेशंस आ गई थी। कुछ टाइम तक गाइज डॉबरनियर की पीरियोडिक टेबल को ही स्टडी किया गया था। साइंस में क्या होता है गाइज, साइंस में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। नए नए साइंटिस्ट आते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, पिछले साइंटिस्ट को वो गलत प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हमें कोई नई थ्योरी नहीं मिल जाती तब तक क्या करते हैं, तब तक पुरानी थ्योरी को ही पढ़ा जाता है। तो उसी तरीके से जब तक न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव नहीं दिए थे तब तक क्या स्टडी किया गया था, तब तक हमें सिर्फ इतना ही पता था कि इतने ही एलिमेंट्स होते हैं और उनको इसी तरीके से अरेंज किया जाता है। तो तब तक डॉबरनियर के ट्रायड ही स्टडी किए गए थे। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मुझसे ज्यादा डिटेल्स चाहिए, क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।